दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना से अभी भी हालात अबतर बने हुए हैं। हिंदुस्तान ने दूसरी लहर में बहुत कुछ खो दिया। WHO हो या फिर मुल्क के मेडिकल एक्सपर्ट या फिर मुख्तलिफ इदारों में की जा रही रिसर्च, हर जानिब से तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि पाबंदियों में जमकर ढिलाई दी जा रही है। छत्तीसगढ़, पंजाब के बाद अब दिल्ली ने भी 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए स्कूल खोल दिए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में बहुत सी पाबंदियां हटा ली गई हैं और वज़ीर आला आने वाले दिनों में मजीद पाबंदियां हटाने का ऐलान कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में ही कोरोना का कहर जो है वो बरपा है। अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना से अभी भी हालात अबतर बने हुए हैं। जहां हिंदुस्तान ने दूसरी लहर को देखा और दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई, बहुत कुछ खो दिया। WHO या मुल्क की कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट या फिर मुख्तलिफ इदारों में जो रिसर्च की जा रही है, हर जानिब से लहर के ख़तरे को देखते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है अगस्त के एंड आते आते तीसरी लहर जो है हिंदुस्तान में आ सकती है। और ऐसे में हर जानिब से यही अपील की जा रही है कि एहतियात बरता जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी लगातार ये अपील करते हैं कि कोविड के चलते तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और साथ ही साथ जो है एहतियात बरते लोग और इंतज़ामिया भी नज़र बनाए रखे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कई रियासतों में ढील दी जा रही है, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें नरमी बरती जा रही है। अब जबकि तीसरी लहर जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत नज़दीक आ चुकी है, ऐसे वक्त में ढील देना, रिलैक्सेशंस देना और बच्चों के लिए ख़ास तौर से स्कूल खोल देना, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल देना, ये क्या सही कदम साबित होगा आने वाले दिनों में या फिर इससे मज़ीद कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? वो हमारे नुमाइंदे वसीम महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ रचना जुड़ी हुई हैं। रचना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के हवाले से दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार तेजी से घट रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने आंकड़े पर अगर बात करें तो 50 से नीचे आंकड़े थे। हालांकि पिछले 24 घंटे में 77 के करीब मामले हमने देखे। उसके बाद जो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि स्कूल खोलने को लेकर वो किसी प्रकार की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे। पेरेंट्स से राय मशवरा किया, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि स्कूल खोल दिए जाएं। और उसके बाद DDMA ने एक निर्देश जारी किया है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई है। लेकिन मैं आपको ये साफ बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लासेस चलेंगी या प्रॉपर स्कूल बच्चे वहां पर जाएंगे। अगर किसी को बोर्ड एग्जाम्स को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या आती है, काउंसलिंग है या अपने एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग स्कूल में जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है और वो भी उनके पेरेंट्स की रजामंदी के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि स्कूल खोल दिए जाएं। पिछले इतने समय से कोरोना की वजह से स्कूल बंद पड़े हुए थे और सरकार भी ये कह रही थी कि हम अभी कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे, पेरेंट्स से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और अब जबकि लॉक की तरफ दिल्ली बढ़ रही है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर खुल चुकी हैं, तो ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए या किसी तरीके की एकेडमिक कोई प्रॉब्लम होती है, उसको जानने के लिए बच्चे जो है वो स्कूल जा सकते हैं, टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरी तरीके से स्कूल लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो असेंबली हॉल्स हैं, उनको भी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया था कि टीचर्स वहां पर आकर एकेडमिक से जुड़े हुई चीजें कर सकती है या किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग है तो वो वहां पर की जा सकती है, क्योंकि एहतियात बरतते हुए रियायतें यहाँ पर दी जा रही हैं। और एक्सपर्ट जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं, तो ऐसे में सरकार किसी भी तरीके का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती है। तो दिल्ली सरकार काफ़ी माइंडफुल नज़र आ रही है स्टूडेंट्स के हवाले से कि 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल मोड में क्लासेस नहीं हो रहे हैं। सिर्फ वो इम्तहान के रिलेटेड अगर उनकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, उसको कंसल्ट कर सकते हैं। वसीम, ये बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है?
वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जो नंबर है उस पर अंकुश भी लगा जी। दिया गया है धीरे धीरे। जी, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की काफी बड़ी तैयारियां हैं। जिस तरह से देखा गया है कि पहले जो नंबर्स थे वो काफी बड़े नंबर्स थे, देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं नंबर्स निकल रहे थे तो महाराष्ट्र में निकल रहे थे। अभी लगभग 5 से 6 हजार पर डे निकल रहे हैं, लेकिन इन नंबरों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। जिस तरह से देखा गया कि अभी भी महाराष्ट्र के जो 6 जिले हैं वहां पे जो मरीजों की संख्या है वहां पे इजाफा हो रहा है, उसे भी किसी न किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रही है। अगर इन 6 जिलों की बात करें तो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, ये सारे इलाके हैं जहां अब भी किसी तरीके से ढील नहीं दी गई है, किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई है और अंकुश लगाया गया है। और सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरह से राहत फिलहाल ना दिया जाए जब तक ये जो नंबर से कम नहीं होते हैं। इसे लेकर एक कड़क गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन उन राज्यों, उन जिलों में बाकायदा राहत देने की कोशिश की जा रही है जहां पे नंबर्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पूना की, तो एक दिन पहले ही अजित पवार ने इस बात का खुलासा किया कि आज से मॉल्स को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी। उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है और जहां पे 50% लोग रह सकते हैं, इस तरह की एक क्षमता बनाई जाएगी। इस तरह की पूरी गाइडलाइन के जरिए इस बात को रखा गया है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं संकेत दिए अगर ये जो नंबर्स हैं बढ़ते हैं तो दोबारा इन पे पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हो सकता है एक बार फिर लॉकडाउन करने की नौबत आए तो ये भी किया जा सकता है। और जिस तरह से देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में जो नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, सरकार की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे ने इस बात को माना भी था कि 2 दिनों में हमें ऐसा लगा था कि फरवरी और मार्च में जो कोरोना के नंबर से कम हो गए और ये खत्म हो गए, लेकिन इसने अपना जो वायरस है इसने अपना रूपरेखा बदल दी है। अब डेल्टा का कहर नजर आ रहा है, तो डेल्टा से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, इसे लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। उन जिलों पे नजर बनाई हुई है, टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ा दी हैं ताकि कहीं ना कहीं जो डेल्टा के बढ़ते खतरे हैं उसे रोका जा सके। जी बिल्कुल, कोशिश है ये लगातार महासरकार की कि किसी न किसी तरह से जो सिचुएशन सेकेंड और फर्स्ट वेव में महाराष्ट्र की हुई थी उसको रोका जा सके और उस तरह की नौबत जो है फिर से ना आए। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर स्कूल को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के एहतियात जो है दिल्ली सरकार बरत रही है, लेकिन दीगर जगहों के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि दीगर जगहों को, वीकली मार्केट्स की बात करें या फिर दीगर बाज़ारों की बात करें, उनके हवाले से भी जो रेस्ट्रिक्शंस में ईज़ देने की बात सामने आ रही है, उस लिहाज से किस तरह से तमाम तर जो इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार जिस तरीके से धीरे धीरे छूट दे रही है, उसके साथ उनका कहना है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों की बात अगर हम देखें तो जिन बाज़ारों में प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई गई थी, उन पर सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें बंद करने का आदेश जारी किया गया था। आज की बात करें तो आज से दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की भी निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि साप्ताहिक बाजार खोलने का निर्देश वो इसलिए दे रहे हैं कि जो रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, जो साप्ताहिक बाजारों में जाकर दुकानें लगाया करते हैं, उनकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से परेशान थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सामाजिक दूरी का उल्लंघन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। मास्क का जो इस्तेमाल है वो लगातार होना चाहिए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। छूट तो जरूर दी जा रही है, लेकिन बार बार लोगों को ये हिदायत भी दी जा रही है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जो उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जिस तरीके के हालात कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव में देखने के लिए मिले थे और जिस तरीके से तीसरी संभावना जताई जा रही है कोरोना की, ऐसे हालात फिर से बने, तो सरकार पूरी तरीके से अपनी तैयारियों के साथ चल रही है। इसके साथ ही जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए तैयारी की जा रही है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी देखने के लिए मिली थी और उसके बाद सरकार ने उससे सबक लेते हुए कई सारे ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाए हैं। तैयारियां अस्पतालों में की जा रही हैं और साथ ही साथ लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि प्रोटोकॉल्स का ध्यान पूरी तरीके से रखें, क्योंकि साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए आज निर्देश जारी किया गया, स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया गया, जो थिएटर्स हैं उनको पिछले हफ्ते ही खोल दिया गया था, स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनको खोल दिया गया था। सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि खुल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं या फिर किसी तरीके की कोई ऐसी लापरवाही बरते कि कोविड की तीसरी वेव को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना सहयोग प्रदान करें। इस तरीके की कोई चीज़ें हमें नहीं करनी है।
तो अब ये देखना होगा कि लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोगों की सहूलियत के लिए ही सरकार की तरफ से ये रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि अभी दिल्ली में जो राजनीतिक, धार्मिक या किसी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम है उन पर रोक जारी रहेगी। मेट्रो स्टेशन के अंदर भी, मेट्रो के अंदर भी 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ मेट्रो चलेगी, बसेस चलेंगी। लेकिन ये नहीं है कि मेट्रो चल रही है और बस चल रही है तो उसमें खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं, उस पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। और इसके साथ तमाम जो चीजें सरकार की तरफ से रियायत दी जा रही हैं, रियायत के साथ बार बार लोगों से यही कहा जा रहा है कि SOPs का ध्यान यहाँ पर रखें, क्योंकि तीसरी वेव से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि हम तीसरी वेव से बच सकते हैं कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और हम सामाजिक दूरी बनाए रखें, किसी तरीके का उल्लंघन ना करें। इसी के लिए जो है कोविड की तीसरी लहर को हरा सकते हैं। वसीम, ये बताएं कि 15 अगस्त से लोकल ट्रेनें भी पटरियों पर चलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, लोकल ट्रेन को लेकर काफी राजनीति महाराष्ट्र में देखने मिल रही है, खास करके मुंबई जैसा शहर जहां पे सभी की निगाहें होती हैं। और ऐसे वक्त में जो लोकल ट्रेन है वो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है। एक छोर से दूसरे छोर रोजाना लाखों लोग एक वक्त में सफर करते हैं। ऐसे वक्त में ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है अपनी जगह पे, अपने स्थान पे पहुंचने के लिए। लेकिन जिस तरह से कोरोना में ये बंद हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में दिक्कतें जरूर आ रही है। अब फिलहाल काफी राहत सरकार दे रही है मुंबई जैसे शहर में, लेकिन अब भी लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर एक इलाके से दूसरे इलाके जाना, अगर वो बस के सहारे जाते हैं तो उनको काफी वक्त लगता है, या फिर टैक्सी या रिक्शा लेते हैं तो उसके पैसे ज्यादा हो जाते हैं। ट्रेन एक ऐसा सफर है जहां आसानी से जल्दी पहुंचा भी जा सकता है और ये पैसे भी कम लगते थे। तो अब लोगों की मांग ये उठ रही थी किसी भी तरीके से, जिस तरह से मुंबई में कोरोना की जो लहर है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़े हैं महज 200 से 300 तक ही नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में लोगों को ट्रेन में जाने की अनुमति दी जाए, इस तरह की मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही थी और बाकायदा इसे लेकर सरकार पर दबाव भी बनाया गया था। बीजेपी जो लगातार इससे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द इसे राहत दी जाए। लोगों के आने के लिए सेंट्रल से भी इसी तरह से दबाव बनाया जा रहा था। तो अब जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने, खास करके सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया है कि 15 अगस्त से वो लोग सफर कर पाएंगे जिन्होंने 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन के। यानी कि 2 डोज लेने के बाद भी आपको 14 दिन इंतजार करना होगा। उसके बाद सरकार एक ऐप बनाएगी या फिर बीएमसी के जो विभाग अलग अलग हैं वहां पे जाकर हम पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। उसी के आधार पर हमें ट्रेन में प्रवास करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के रूल और रेगुलेशन बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक वैक्सीन ली है, यानी कि अब तक 1 डोज लिया। तो उनके लिए क्या, किस तरह का इंतजाम किया जाएगा सरकार की तरफ से लेकर, इससे लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जिस तरह से एक दिन पहले बीजेपी के राम कदम ने इस बात को सवाल निशान उठाते हुए कहा कि अगर मुंबई छोड़ के थाने, कल्याण, डोंबिवली, ये जो इलाके हैं, अगर वहां से किसी को चर्चगेट जाना है तो ये बड़ा लंबा सफर होता है और वहां पे वो लोग नौकरियां भी करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से उनकी नौकरियां भी चली गई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो ऐसे वक्त में सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए और आम लोगों के लिए खास करके ट्रेनें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भीड़ मार्केट में भी देखने को मिल रही है। भीड़ साफ तौर पर रास्ते में भी दिखाई दे रही है। इस तरह के पूरे माहौल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में महज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट में, रेलवे पे ही क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि लोगों को सफर करने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसे लेकर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से आज की बात करते हैं तो आज भी कई तरीके से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र के कई जिलों में, क्योंकि रात 8:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स जो उन्होंने बनाई है उसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बैठक करने वाले हैं। यहाँ पर काफी कुछ बदलाव हो सकते हैं, देखने मिल सकते हैं, क्योंकि टास्क फोर्स अपनी जो रिपोर्ट है जिले की वो सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखने वाली है। हो सकता है कि आने वाले कई जो जिले हैं वहां पर राहत भी मिल सके, या हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस और भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे महाराष्ट्र सरकार को बचना है, जिसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इंतजाम के तौर पर यह भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। रचना, ये बताएं कि क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट और ख़ासतौर से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये ट्रिगर करेगा 3rd वेव को, तो अगर हम बात करें दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट के हवाले से क्या कुछ केसेस का अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस की, तो इसी को लेकर सरकार ने पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि कोरोना से और इस जो स्ट्रेन से बचने के लिए हमें
प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे और इसके साथ वैक्सीनेशन का सबसे ज़्यादा जोर जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से दिया गया था और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में जो चल रहा है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करने पर सरकार यहाँ पर ध्यान दे रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा सके, क्योंकि इस वेरिएंट से बचने के लिए, कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको लेकर सरकार एक पूरी एक्शन प्लान के साथ आगे चल रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने टीम्स बनाई थी, उनके बूथ पर जाकर वैक्सीनेशन करवाया था। और अगर हम विपक्ष की बात करें यानी कि दिल्ली बीजेपी की बात करें, तो दिल्ली बीजेपी ने भी कोविड की तीसरी वेव को देखते हुए, क्योंकि जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, चाहे वो डेल्टा प्लस हो या डेल्टा वेरिएंट हो, उसको लेकर दिल्ली बीजेपी ने भी यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरीके से हेल्थ वॉलंटियर अभियान की शुरुआत की थी, उसके तहत एक टीम बनाई गई है और उस टीम में किया गया है कि जो टीम का मेंबर रहेगा वो हर एक बूथ पर जाकर, यानी कि हर बूथ पर एक टीम होगी, वहां पर उसके अंडर में 4 लोग होंगे। एक पूरी एक चेन इस तरीके से बनाई जाएगी जिसमें कि हेल्थ वर्कर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, ताकि अगर तीसरी वेव आती है तो ऐसे में लोगों को सही तरीके से इलाज देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पिछली बार की तरीके से जो हाहाकार मचा था उस तरीके की स्थिति यहाँ पर ना हो पाए। तो दिल्ली सरकार भी ये तैयारियां लेकर चल रही है। इसके साथ ही जो दिल्ली बीजेपी विपक्ष में बैठी है वो लोग भी तमाम तरीके की तैयारियां लेकर चल रहे हैं और लोगों से लगातार ये हिदायत भी दी जा रही है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो SOPs हैं उनका फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, किसी भी तरीके से यहाँ पर उल्लंघन ना करें। तो ऐसे में अगर लोग समझदारी से काम लेते हैं तो कोविड से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये तीनों चीजें एक मंत्र की तरह लोगों को ये अपनाना होगा, तभी हम कोविड जैसी महामारी से लड़ पाएंगे और उसको यहाँ से हटा पाएंगे। बिल्कुल रचना, बहुत ज़रूरी है कि कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने। रचना, आप हमारे साथ बनी रहिए और साथ साथ वसीम आप भी हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, कोविड पर बात लगातार करते रहेंगे और किस तरह से हर रियासत की सरकार जो है कोविड को लेकर के इक़दाम कर रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कोविड वबा के चलते लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड गाइडलाइन को फॉलो करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन जितना सियासी पार्टियां लोगों से अपील करती नज़र आती हैं कि वो कोविड SOPs को फॉलो करें, उतना ही हम देखते हैं कि खुद ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके सियासी लीडरान और कारकुनान ही रैलियां करते हैं और इस तरह से गैदरिंग्स होती हैं जहां पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती है। हमारे साथ रचना दिल्ली से बनी हुई है, साथ साथ वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचना, कल हमने देखा जंतर मंतर पर बीजेपी कारकुनान की जानिब से भारत जोड़ो आंदोलन हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से उसमें कोविड SOPs और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म लगातार ये अपील करते आते हैं कि कोविड SOPs को फॉलो करें और तमाम तब लोगों से करते हैं, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के लीडरान और कारकुनान इस तरह से धज्जियां उड़ाएंगे कोविड गाइडलाइंस की, तो लोगों में कैसा मैसेज आता है? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि SOPs का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन चाहे वो रैलीज हो, प्रदर्शन हो या इस तरीके की जो चीज़ें आजकल हम देखने के लिए देख रहे हैं, अगर हमने पिछले दिनों देखा जब चुनाव थे उस समय पे भी इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली और लगातार जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट करते वक्त जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कार्यकर्ता हो चाहे वो आम लोग हो जो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, उनको देखकर ये लगता है कि मानो वो ये भूल गए हैं कि कोविड यहाँ से चला गया है। वहाँ पे खुलेआम जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, प्रोटोकॉल्स की, सामाजिक दूरी ना के बराबर होती है, इस तरीके की तमाम तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। और ये सिर्फ प्रदर्शन या रैली तक शामिल नहीं है। पीछे की दिनों की बात करें तो पर्यटक स्थलों पर जिस तरीके से पर्यटक घूमने के लिए गए थे, वहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिली। बाजार जब खोले गए तो बाजारों में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार तो लोगों से लगातार अपील कर रही है, लेकिन हर एक जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीजों को कैसे फॉलो करे, कैसे वो सामाजिक दूरी बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की भी अहम जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार के साथ साथ अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तभी हम इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ सकेंगे, क्योंकि प्रदर्शन में जो लोग पहुंचते हैं, रैली में जो लोग पहुंचते हैं, वो मानो इस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, इस तरीके से वो लोग खड़े होते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं,
लगता है कि प्रोटोकॉल सारा उन्होंने धज्जियां उड़ाकर साइड में कर दिए हैं और सिर्फ उन्हें रैली और प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पर भी सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि इस तरीके की चीजों पर रोक लगाए, क्योंकि कह रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन तस्वीरें साफ हैं। जो रैली हो या प्रदर्शन हो, वहां पे इस तरीके की जो भीड़ इकट्ठा होती है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन हो, बीजेपी के प्रदर्शन हो या फिर वो कांग्रेस के प्रदर्शन हो। तो तीनों ही पार्टियों को ये देखना होगा कि इस तरीके के प्रदर्शनों पर किस तरीके से रोक लगाई जाए या किस तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया जाए। इस पर भी कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टीज हैं उनको सोचना होगा। जी बिल्कुल रचना, लोगों को भी सोचना होगा। वहीं वसीम, जहां पर हमने देखा कि कई बड़े जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने अपने सालगिरह को नहीं मनाया और कोविड के चलते जो है इस तरह का फैसला लिया। कई ऐसे बड़े दिन जो कि नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस के हैं, प्रोग्राम्स इनकाद नहीं किए गए कि कोविड ज़ाब्तों का ख्याल रखा जाए। यहाँ तक कि आज़ादी के दिन के हवाले से भी गाइडलाइन आती है कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जो है गैदरिंग्स न की जाए और तमाम तर SOPs को फॉलो किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी सियासी लीडरान जो कि जैसे कि अबू आसिम आज़मी, उन्होंने अपनी सालगिरह के दिन जो है रैली निकाली, उनके कारकुनान जो है, और वो खुद भी जो है कोविड SOPs की धज्जियां उड़ाते देखे गए। न मास्क पहना था, न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया। जी ज़रूर, देखा जा रहा है कि दोनों ही चीज़ें महाराष्ट्र में देखने मिल रही है। एक तरफ कुछ ऐसे लोग शामिल हैं, शहर में हैं, जो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से रूल और रेगुलेशन खत्म ना हो और इसका कहीं ना कहीं लोगों पर नुकसान ना हो और एक गाइडलाइन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने जन्मदिन के अवसर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ अपील करते हैं कि ना बैनर लगाए जाए, ना पोस्टर लगाया जाए। जैसे CM आदित्य ठाकरे या CM उद्धव ठाकरे का जन्मदिन आया था, उस दौरान भी उन्होंने इस तरह की अपील की थी। कई और भी मंत्रीगण थे जिनकी अपील की गई थी कि पोस्टर ना लगाया जाए, बल्कि वही जो पैसे हैं मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया जाए। या फिर जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई थी और कई लोग यानी कि लगभग 4.5 लाख लोगों पर इसका सीधा असर हुआ था और अब भी कई लोग परेशान है और उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से राहत पैकेज जरूर दी गई 11,000 करोड़ की, लेकिन ये कहीं ना कहीं कम है। ऐसे वक्त में ये पैसे जो है वो वहां पे डाइवर्ट किया जाए। तो कुछ नज़ारे साफ तौर पर यहाँ पे भी दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में। जैसे एक दिन पहले हमने देखा अबू आसिम आज़मी की रैली के दौरान कई ऐसे लोग थे जो जन्मदिन सिर्फ मनाने के लिए कोविड की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। यही नज़ारा हमने औरंगाबाद में भी देखा था। एक कार्यक्रम के दौरान जब इम्तियाज जलील थे, उन्होंने भी इसी तरह के लोगों की भीड़ के बीच में मौजूद थे और किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइंस की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ी थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों में गलत मैसेज देती है कि जब हमारे लीडर्स ही इस तरह की रूल्स को नहीं मानते हैं तो कार्यकर्ता किस तरह से मानेंगे, वर्कर किस तरह से मानेंगे। इस पर लोगों को ध्यान देना होगा, खास करके जब तक ये जो कोरोना की पूरी जो लहर है खत्म ना हो जाए और जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उस पर भी पूरी तरीके से जब तक अंकुश नहीं लगता है तब तक हमें सभी लोगों को गाइडलाइंस मानना होगा, सोशल डिस्टेंस बना के रखना होगा, मास्क पहनना होगा, ताकि बिल्कुल तमाम तर कोविड SOPs का ख्याल रखना होगा। और लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सरकार जो है कई तरह की चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगस्त के आखिर आते आते थर्ड वेव जो है वो हिंदुस्तान में आ सकती है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तमाम तर एहतियात जो है बरते। जिस तरह की सिचुएशन दूसरी लहर में हुई थी उससे बचना है तो लोगों को भी जो है अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कोविड के तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। रचना, बेहद शुक्रिया आपका, साथ ही साथ वसीम आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।